ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है प्रायोजित सजीव फोन इन कार्यक्रम। विषय है मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023। श्रोताओं नमस्कार। इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि अभी आपको जानकारी दी, ये जो कार्यक्रम है अब से लेकर 12 बजे तक लगातार सजीव फोन इन के रूप में आपके साथ बना रहेगा। और जो विषय है वो है मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023। मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन के चुनाव होने वाले हैं, आप जैसा जानते ही हैं। इससे संबंध में कोई भी प्रश्न आपके मन में हो, इसकी प्रक्रिया के संबंध में, मतदान की प्रक्रिया के संदर्भ में, और भी तमाम जो आपके मन में प्रश्न आते हों, वो सब आप लेकर के तैयार रहिएगा और टेलीफोन के माध्यम से वो पूछिएगा। आपको बता दें कि आप के सभी के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश श्री अनुपम राजन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। और सर, जैसा कि आप लोग तो व्यस्त हैं ही विधानसभा चुनाव के, और बल्कि ज़बरदस्त व्यस्त होंगे। और हमारे तमाम श्रोता भी इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं 17 तारीख का, जब मध्य प्रदेश के वो मतदान करेंगे मध्य प्रदेश की विधानसभा के लिए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में उनके मन में कई प्रश्न हो सकते हैं जिनके वो जवाब ज़रूर चाहेंगे आपसे, तो हम उनके सवाल आमंत्रित करते हैं। अपने तमाम श्रोताओं को बता देते हैं कि वो नंबर जिनके माध्यम से आप जुड़ना चाहते हैं वो नोट कर लें, 26609002 और 26609003। एक बार पुनः सुने, 26609002 और 26609003। इन दोनों नंबर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। एसटीडी कोड भोपाल का है 0755। ध्यान रखिएगा कि आप किसी तरह के पार्टी पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस ना करें। सिर्फ मतदान से संबंधित, विधानसभा की मतदान जो प्रक्रिया है, चुनाव प्रक्रिया है, इसके संबंध में, या आपके कोई ऐसे सवाल हो जो मतदान के संदर्भ में हो, तो आप ज़रूर पूछिएगा और उनका समाधान पाइएगा। श्री अनुपम राजन साहब हमारे साथ बने हैं 12 बजे तक, तो आप अपने टेलीफोन पर हमारे अपने सवाल लेकर के आ जाइएगा। इससे पहले कि कोई सवाल आए सर, हमारा सबसे पहला सवाल एक बहुत महायज्ञ कहते हैं इसे, जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में होने वाला है, और बड़ी आस्था है लोगों की इसमें, और इसकी एक निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया जो आपके नेतृत्व में प्रत्येक बार होती है, इस बार भी आप संपादित कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया के जो चरण होते हैं वो ज़रूर हमारे आम श्रोताओं को बताएं कि किस तरह से आपकी तैयारियां हैं और किस चरण तक आप पहुंच चुके हैं, आगे की क्या प्रक्रिया है सर। देखिए, चुनाव को लेकर के जो तैयारी होती है वो 1 साल पहले से हम लोग आरंभ कर देते हैं जी। सबसे पहला काम होता है मतदाता सूची को अपडेट करने का। जो भी वोटर हैं जो 18 साल के हो गए हैं उनका नाम उसमें जुड़ जाए, और उसके बाद धीरे धीरे लगातार तैयारी चलती रहती है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जिनमें कहूँ तो करीब 155 प्रकार की गतिविधियां हैं जिसके लिए समय सीमा निर्धारित है, और उसको निर्धारित समय सीमा में हम लोग करते हैं। आज की स्थिति में हम पूरी तरह तैयार हैं। अब तो चुनाव में लगभग 1 सप्ताह से भी का समय लगभग बचा है, तो हमारी पूरी तैयारी राज्य स्तर पे भी, जिला स्तर पे, और नीचे जहाँ मतदान केंद्र, जहाँ गाँव में वोटिंग होती है, सभी तरह की तैयारियाँ हमारी पूरी हैं। बिल्कुल। एक श्रोता इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, अपना सवाल लेके हैं। आइए हम जानते हैं वो क्या पूछ रहे हैं हमसे। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार, मैं राजा राम नगर देवास से राजू अग्रवाल बोल रही हूँ साहब। जी राजीव जी, क्या प्रश्न है आपका? साहब, मेरा सवाल ये था कि जैसे कोई व्यक्ति जैसे एक मोहल्ले में रहता है और वो किसी कारणवश मकान खाली करके जैसे 1-2 किलोमीटर दूर चला जाता है जैसे उस एरिया से, तो उसके लिए क्या मतलब सूची बदलाव करवाना पड़ेगा क्या? जी जैसे जी सर बता रहे हैं। देखिए, आपका सवाल अच्छा है। आपने कहा कि यदि कोई व्यक्ति वहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर जाकर के नई जगह रहने लगता है, तो जहाँ भी आप रहते हैं, 1-2 किलोमीटर रहें या किसी दूसरे शहर में जाके रहें, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ की मतदाता सूची में आपको अपना नाम जुड़वाना होता है। यदि आपने नई जगह पे अपना नाम जुड़वा लिया है तो आप वहाँ के मतदान केंद्र पे वोट करेंगे, और अगर नहीं जुड़वाया है, आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा दूर में नहीं आया हूँ, 1 किलोमीटर दूर आया हूँ, नया मकान जो आपका है वो पुराने से 1 किलोमीटर दूर है, तो आप पुराने जगह जाकर के वोट कर सकते हैं। वोट करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए। तो यदि पुराने जहां आप पहले रहते थे वहां की मतदाता सूची में आपका नाम है, और आपके वर्तमान निवास से जहां आप वर्तमान में रह रहे हैं वो जगह 1 किलोमीटर दूर है या 2 किलोमीटर दूर है, तो आप वहां जाकर के वोट डाल सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव अग्रवाल जी, आपको हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए।
आपको धन्यवाद देते हुए चलते हैं हम अपने कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर, यानी कि हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आपको बताया, जो हमारे ऐसे श्रोता जिन्होंने देर से रेडियो स्टेट्स खोले, उन्हें बता दें इस वक्त टेलीफोन पर हमारा जो सजीव फोन कार्यक्रम है वो जारी है। सजीव फोन कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हमारे नंबर हैं 2660 और 2660 मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 के संदर्भ में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन जी हमारे बीच उपस्थित हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। हमारे एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं न्यूटन चिकली नंबर 11 जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से देवी शंकर गुप्ता बात कर रहा हूँ सर। जी, बहुत बहुत स्वागत है देवी शंकर जी। क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा सवाल ये था कि जब मतदान करना इतना अनिवार्य है, महादान है, ये है, मतलब जब इतनी बातें होती हैं, हाँ, और सर मेरा ये है कि मतलब इतना प्रचार प्रसार में करोड़ों रुपए खर्च होता है, हाँ, तो इसको कानूनी जमा नहीं पहना सकते कि नहीं, मतलब 18 के बाद मतलब आपको जरूरी है मतलब वोट करना? जी, ये मेरा सवाल था सर। नहीं, सवाल आपका अच्छा है और कई बार इस पे चर्चा होती भी है। अभी भी आप देखें तो पिछले विधानसभा चुनाव में जो हमारे राज्य का जो वोटिंग परसेंटेज था वो 75% था, मतलब 25% लोगों ने अपने मताधिकार का जो उनका अधिकार है उसका उपयोग नहीं किया। जी। कंपलसरी वोटिंग करना या वोट नहीं डालने पे जुर्माना लगाना कुछ जगहों पे दुनिया के कुछ देशों में है, अधिकांश देशों में ऐसी चीज़ नहीं है। और ये उदाहरण भी हैं कि जहाँ पे कंपलसरी वोटिंग है वहाँ भी वोटिंग 100% नहीं होती। तो प्रयास ये होता है कि हम लोगों को इतना जागरूक करें या लोग अपने दायित्वों के प्रति इतनी जिम्मेदारी का एहसास करें, जैसे आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, कि लोगों में ये जिम्मेदारी की भावना आए कि वो स्वतः आकर के आगे मतदान करें। कोई कानूनी रूप से या जिसको हम कहते हैं कि कोर्सिव मेथड से ज़बरदस्ती या जुर्माना लगा के या किसी योजना के लाभ से वंचित करके, इस तरह की बातें ज़रूर होती हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि व्यक्ति अपने दायित्व का बोध करे और मतदान केंद्र पे आके वोट करे। नहीं सर, मेरा ये था कि जब इतना पैसा और इतना मतलब अनिवार्य कार्य है, मतलब इसमें सरकारें बनती है, सरकारें चलती हैं, तो मतलब इसको एक थोड़ा सा स्ट्रिक्टली हो गया कि नहीं, मतलब भाई 18 के आप हो गए तो मतलब सरकार के प्रति आपकी जवाबदारी बनती है, तो मतलब आपको वोट देना ही है। नहीं, आपने जो कहा वो ऑलरेडी उस पर ऐसा नहीं है कि वो जो लोग नीति निर्माता हैं, जो कानून बनाते हैं, उनके ध्यान में नहीं है। एक प्रक्रिया होती है कानून बनाने की, आप सब जानते हैं, जो हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से चीज़ें की जाती हैं। जब ऐसी चीज़ लगेगा कि कंट्री में इसको लागू किया जाए तो किया जाएगा। वर्तमान में जो स्थिति ये है कि हम लोग का प्रयास ये होता है कि व्यक्ति को अवेयर करें, उसको बताएं और वो आगे आके बूथ तक जाके मतदान करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देवी शंकर जी, आपको जुड़ने के लिए। आपने जागरूकता का परिचय दिया है। सर, मैं यहाँ पर इसी बात को जोड़ते हुए मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगा कि मतदान न देने के आप लोगों के जो संज्ञान में जो कारण है वो क्या क्या होते हैं? जैसे देने के तो हम लोगों को बोला जागरूकता है उनके अंदर, लेकिन न देने के कोई जेन्युइन कारण भी ऐसे हो सकते हैं? नहीं, हो सकते हैं। जैसे जहाँ पे मतदाता सूची में आपका नाम है उस दिन आप वहाँ नहीं हैं। जी। कई बार देखते हैं कि कई लोग मजदूरी करने के लिए बाहर चले जाते हैं, वो उस दिन वहाँ नहीं आ पाते। कई बार बच्चे होते हैं जो कॉलेज की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए होते हैं और सिर्फ मतदान दिनांक को कोई किसी दूसरे राज्य में पढ़ रहा है, कोई कहीं और बाहर पढ़ रहा है, तो उसके लिए वो नहीं आ पाता। तो एक सर्टेन परसेंटेज होता है जो उस जगह पे नहीं है जहाँ उसको वोट देना है। हाँ, उस पर्टिकुलर और आज की स्थिति में रिमोट वोटिंग की या ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा नहीं है, तो इसलिए एक गैप तो रहता है। तो ये कारण मुख्य रूप से यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। इस बीच अपने तमाम बाकी श्रोताओं को बता दें, सजीव फोन इन कार्यक्रम है 2660-902 या 2660-903। ये दो नंबर्स हैं जिनके माध्यम से जुड़ सकते हैं। और भोपाल के बाहर के श्रोता या मोबाइल से लगाने वाले श्रोताओं को 0755 एक STD कोड भी लगाना होगा। चलते हैं अपने श्रोता के साथ। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार साहब। सर लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ सर, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से सर। जी लोकेंद्र जी, स्वागत है आपका। क्या प्रश्न करना चाहते हैं आप? जी सर, मेरा प्रश्न ये है कि 17 तारीख को, ये नवंबर को, सबको मतदान बहुत ही सब जने व्यक्तियों को करना चाहिए और ये तो अपना एक अधिकार है। जी हाँ। इसका उपयोग बहुत ही आवश्यक है देश के लिए। जी जी। और मेरा प्रश्न ये है सर कि जैसे मेरी माताजी हैं, 85 ईयर के हैं और अभी आजकल बेड रेस्ट चल रहा है, उनका बीमार रहते हैं। जी जी जी। तो ऐसे कुछ सीनियर सिटीजन के लिए कुछ उनके मत का उपयोग हो सके,
उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो घर से आके अपना मत वो दे सके? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अनुपम राजन सर बता रहे हैं। देखिए इस बार से ये व्यवस्था की गई है कि 80 वर्ष से अधिक की आयु के जो लोग हैं या जो ऐसे दिव्यांग लोग हैं जिनकी दिव्यांगता 40% से ज़्यादा है, तो वो ये विकल्प चुन सकते हैं यदि वो घर से मतदान करना चाहें। तो ऐसा नहीं है कि इस श्रेणी के लोगों को घर से ही मतदान करना है। एक ऑप्शन उनके पास है, एक विकल्प उनके पास है कि वो चाहें तो मतदान केंद्र पे जाके वोट करें, चाहें तो घर से वोट करें। और आप अगर अखबार देख रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे तो पिछले लगातार 100 साल से ऊपर के लोगों ने, 90 साल से ऊपर के लोगों ने घर से वोट किया है। और करीब मेरी जानकारी के अनुसार वर्तमान में 40,000 से ज़्यादा लोगों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है। तो ये विकल्प आपके पास है। तो सर इस विकल्प के लिए मुझे ये कि अभी से कहीं अप्लाई करना पड़ेगा कि मुझे जिस दिन मतदान दिवस रहेगा उसमें मुझे मेरे पोलिंग बूथ पे जहाँ मेरी माताजी का मत का उपयोग होगा वहाँ जाके मुझे संपर्क करना पड़ेगा? नहीं, ये विकल्प का उपयोग आपको पहले ही करना था। मुझे नहीं, शायद आप नहीं कर पाए हैं, आपकी बात से ऐसा लग रहा है। या हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो मतदान दल है वो आपके घर पे आके आपकी माताजी का वोट डलवाए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि यदि मान लीजिए कि आपके घर से आप वोट नहीं कर पाते हैं, आपने विकल्प का चयन नहीं कर पाए किन्हीं कारणों से, तो भी मतदान केंद्र पे जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए उनको लाइन में नहीं लगना पड़ता, उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ता। वो जैसे वहाँ पहुँचते हैं उनका वोट हम लोग डलवाते हैं। हमें भी पता है कि बुजुर्गों का सम्मान करना है, उम्र के कारण उनकी शारीरिक अवस्था वैसी नहीं है, तो बुजुर्ग लोगों को जरा भी मतदान केंद्र पे वेट नहीं करना होता। उनके लिए आराम से बैठने की व्यवस्था है, तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं। वो तो सभी मतदान केंद्रों पे ऐसी व्यवस्थाएं रहती है कि सीनियर सिटीजन को पहले प्राथमिकता देते हैं। बिल्कुल। पर वो है कि अब ये समय निकल चुका है कि घर से मतदान हो सके, उसके लिए कोई पहले यदि आपने विकल्प का चयन नहीं किया है तो शायद मेरे समझ से हो सकता है वक्त निकल गया हो। और यदि चयन किया होगा तो हो सकता है आज या कल में मतदान दल के लोग आकर के माताजी का मतदान आपके घर पे कराएंगे। जी सर। जी। और मेरे सारे कभी यहाँ उज्जैन के पोर्टल पे भी देख सकता हूँ क्या मैं? नहीं, आप पोर्टल पे देख सकते हैं, अपने BLO से चेक, सबसे आसान है आपका जो BLO है, BLO से चेक कर लीजिए। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लोकेंद्र जी आपको जुड़ने के लिए। ये वाकई में बहुत अच्छा आपने सर जो अनुपम प्रयास है कि इसमें आप बुज़ुर्गों के लिए ये घर में ही मतदान करने की सुविधा है। हालांकि अभी चूंकि पहली बार है तो हो सकता है कि अभी इसका इतना लोगों को जान के जैसे इनकी बातों से लग रहा है। अभी भी लोगों में ये इच्छा होती है कि वो मतदान केंद्र पे जाके मतदान करें। हाँ, एक जो उत्सव का माहौल मतदान केंद्र पे होता है, लोगों की इच्छा ये होती है। लेकिन यदि ऐसे मतदाता हैं जिन उम्र ज़्यादा है, जैसा आप बता रहे थे कि बिस्तर पे हैं, चलने फिरने में कठिनाई है, दिक्कत है, तो जैसा मैंने बताया कि करीब 40,000 से ज़्यादा लोगों की वोटिंग हम लोग घर पे अभी तक करा चुके हैं पिछले 2 दिनों में। मैं ज़रूर उन युवाओं को देख रहा हूं, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से भी हम देखते हैं कि युवाओं में बहुत बड़ा उत्साह है, ख़ासतौर से वो जो पहली बार वोटिंग करने जा रहे हैं। और वो उत्साह वो बढ़े, मतलब जिन लोगों को अभी ऐसा लग रहा है वो भी इसमें प्रक्रिया में जुड़े, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग शुरू से जैसा मैंने कहा कि चुनाव की गतिविधि हम लोग 1 साल पहले से आरंभ करते हैं जी। तो हम लोगों ने आरंभ से ही जो युवा वोटर्स हैं उनको टारगेट किया था कि उनका नाम मतदाता सूची में आए, खास करके जो बच्चे अभी 18 साल के हो रहे हैं। तो ऐसे सभी लोगों का नाम हम लोगों ने जुड़वाया है। और अच्छी बात ये रही कि इस बार की वोटर लिस्ट में महिलाओं की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ नाम जोड़ने में, और युवाओं की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ। तो हमारे जो युवा साथी हैं वो आगे बढ़ के उनका नाम मतदाता सूची में उन्होंने अपना नाम जुड़वाया है। और मुझे उम्मीद है कि 17 तारीख को जब मतदान होगा, हम लोग लगातार उनके संपर्क में हैं। जितने डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारे युवा साथी हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनमें एक उत्साह भी होगा और एक तरह से उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा कि वो अपनी सरकार को चुनने में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बहुत अनुभव होता है, अच्छा अनुभव होता है। ज़रूर वोटिंग करना चाहिए, सिर्फ इस अनुभव के लिए ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर अपने देश की, अपने प्रदेश की सरकार चुनने का। ये अवसर हर किसी को नहीं मिला है, यदि आपको मिला है तो इसका महत्व समझते हुए आगे आना चाहिए। एक श्रोता इस बीच आगे आए हैं अपना टेलीफोन कॉल लेकर के और अपना प्रश्न लेकर के। आइए हम पूछते हैं उनसे। हेलो। हाँ जी सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार जी, अपना परिचय दीजिए। जी मैं सर चित्रकूट क्षेत्र से बोल रहा हूँ, दिनकर सिंह। अच्छा, दिनकर जी क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप?
प्रश्न मेरा ये है कि जैसे हम अपने विधानसभा, अपने गांव से या अपने विधानसभा क्षेत्र से किसी दूसरी जगह पे हैं जी जी। वोटिंग के दिन, हाँ हाँ। तो अभी चूंकि ये डिजिटल व्यवस्था हो गई है, तो हम अपना अगर वोटिंग परिचय पत्र के साथ हाँ हाँ। किसी दूसरे वोटिंग बूथ पर जो है वोट डाल सकते हैं, वो वोट हमारे जो है विधानसभा क्षेत्र आ सकता है? सर ऐसे कोई प्रावधान है नहीं आज और अगर ऐसा है तो सर इसमें क्या आगे चुनाव आयोग ऐसी व्यवस्था कर सकती है? चलिए देखिए दो प्रश्न हैं आपके। पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि वर्तमान में ऐसी व्यवस्था नहीं है। आप अपनी विधानसभा क्षेत्र के अतिरिक्त कहीं दूसरी जगह पे हैं तो वहाँ जा कर के इस विधानसभा के लिए वोट डाल पाना आज की तारीख में संभव नहीं है। जी, लेकिन सर जो आज के जमाने में जो मैं आ रहा था आपके, इसीलिए मैंने कहा कि आपके दो प्रश्न हैं। पहले प्रश्न का उत्तर दिया कि आज की तारीख में संभव नहीं है, मतलब ऐसी व्यवस्था नहीं है, संभव नहीं, गलत वर्ड है, व्यवस्था नहीं है। और दूसरा प्रश्न जो आपका था कि क्या आयोग, चुनाव आयोग इस तरह की प्रक्रिया पे विचार कर रहा है डिजिटल युग में, तो इसका उत्तर है कि हाँ, विचार कर रहा है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस तरह की व्यवस्था हमें देखने को मिले। जी जी जी। और सर एक चीज मैं मतदाताओं से अपील कर सकता हूँ, एक मेरे पास शायरी है। जरूर, स्वागत है आपकी शायरी का। मौका है दस्तूर है, मौका है दस्तूर है, लोकतंत्र का छाया सुरूर है, और तोड़ देना इस बार सारे गुरूर है, और 100% 17 तारीख को मतदान करने जाना जरूर है, जाना जरूर है। बहुत सुंदर, बिल्कुल आपने अच्छे अपील करी कि 17 तारीख को हमें अपने मतदान के जो अधिकार है उसका उपयोग करना है। बहुत धन्यवाद आपको इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हमारे बीच अनुपम राजन सर बने हैं 12 बजे तक, और आपने अपने टेलीफोन के जो आपके टेलीफोन के माध्यम से जो सवाल है वो पहुंचा सकते हैं। नंबर्स नोट कर लीजिएगा 2660 और 2660 और कोशिश कीजिएगा कि कोई भी राजनैतिक बात आपकी शायरी में भी या आपकी बातों में भी ना आए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। हम इस वक्त जो विधानसभा प्रक्रिया है, जो चुनाव प्रक्रिया है, मतदान की प्रक्रिया है, या इससे जुड़े हुए आपके कोई सवाल है तो वो आप ज़रूर हम तक पहुंचाइएगा। अनुपम राजन साहब हमारे बीच हैं, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। तो आपके समय का हम सदुपयोग करना चाहते हैं, आपके उन सवालों को हम आमंत्रित करना चाहते हैं जिससे कि आपकी ये मतदान की जो प्रक्रिया है ये सुगम हो सके। सुगम होने की बात होती है तो सर एक बात अक्सर आती है और ज़रूर अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे कि मतदान के दिन परिचय पत्र को लेकर के कई बार भ्रांति हो जाती है। किसी के पास में वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो वो समझता है कि मैं शायद अपना मत का उपयोग नहीं कर पाऊंगा। कुछ लोग उसको इस तरह से बता दें, या कुछ भी भ्रम की स्थिति बनती है। तो एक स्पष्ट उनके सामने पिक्चर हो कि कौन कौन लोग मतदान कर सकते हैं और मतदान करने की प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें अनिवार्य है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। ये बिल्कुल सही है कि भ्रांति हो जाती है कई बार। देखिए, मतदान करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो मैंने पहले भी कहा कि उस क्षेत्र की मतदाता सूची में आपका नाम होना। यदि वोटर लिस्ट में आपका नाम है, वोटर आईडी कार्ड अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, वोटर आईडी कार्ड लेकर के आप जाते हैं और वोट डाल देते हैं। यदि वोटर आईडी कार्ड नहीं है किन्हीं कारणों से, या घर में नहीं मिल रहा है, गुम हो गया, कुछ भी हो गया है, तो ज़रा भी परेशान होने की, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वोटर आईडी कार्ड के अलावा, कहने का मतलब कि वोटर आईडी कार्ड जैसे ही 12 प्रकार के अन्य कार्ड हैं जिनमें से किसी भी एक के आधार पे आप वोट दे सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, जैसे आधार कार्ड लगभग सभी के पास होता है, जो काफ़ी लोगों के पास पैन कार्ड होता है, शहरों में ड्राइविंग लाइसेंस होता है, कुछ लोगों के पास पासपोर्ट होते हैं, बैंक के पासबुक पे भी आपका फ़ोटो होता है, कई प्रकार के परिचय पत्र होते हैं जो सरकारी परिचय पत्र होते हैं। तो कोई भी ऐसा दस्तावेज जिस पे आपका फ़ोटो है उसको लेकर के आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फ़ोटो आईडी कार्ड होना अनिवार्य है और अगर फ़ोटो आईडी कार्ड नहीं है तो मैं वोट नहीं डाल पाऊंगा। तो ये जो आपने कहा कि कुछ लोगों में इसको लेके भ्रम है, वो हम बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं, सभी को बताना चाहते हैं कि यदि किन्हीं कारणों से आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं पहुंचा, नहीं मिल रहा है, घर में गुम हो गया है, टूट कट फट गया है, ख़राब हो गया है, तो भी कोई बात नहीं। अगर आपके पास आधार कार्ड है, आप आधार कार्ड लेकर के चले जाइए, पैन कार्ड है, पैन कार्ड लेके जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के जाइए, कोई भी चीज़ इस तरह का लेके जाइए। हम लोग इसको विज्ञापित भी कर रहे हैं अखबारों के माध्यम से भी, और चुनाव के समय मतदान केंद्र पे भी इसकी सूची लगाते हैं। जो पीठासीन अधिकारी, जो मतदान दल होता है, वो इसको स्वीकार करता है और आप वोट डाल सकते हैं।
बिल्कुल उद्देश्य ये है कि हम सिर्फ आइडेंटिटी देखें, सिर्फ आपकी पहचान करने का रोकना नहीं है, कतई नहीं है। मतदाता सूची में नाम है जी। और जितने प्रकार के कार्ड की हम लोगों ने बात करी उसमें से कोई भी एक कार्ड लेके आप जाइए, आप वोट डाल सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। और एक और श्रोता अपना सवाल लेकर के इस बीच हमारा है। जी नमस्कार साहब, आपका। सर नमस्ते, मेरा नाम नीतीश मिश्रा है, मैं नरसिंहपुर से बात कर रहा हूँ। जी नीतीश जी, स्वागत है आपका। क्या प्रश्न है यहाँ पर? जी सर मेरा सवाल ये है कि मैं जो एक राष्ट्र एक चुनाव की बहुत जो जोर शोर से चल रही है कि एक राष्ट्र एक चुनाव भारत में हो सकता है, तो क्या ये संभव है एक राष्ट्र एक चुनाव, जिससे इसकी प्रक्रिया क्या हो सकती है और क्या ये संभव है देश में लागू होना एक राष्ट्र एक चुनाव को? जी सर, देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के समिति का गठन हुआ है शीर्षस्थ लेवल पे, केंद्रीय स्तर पे, और उस समिति ने अपनी अनुशंसाएं सौंपी हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव का एक निर्णय या कानून संसद द्वारा बनाया जाएगा। इस पे बात चल रही है, कई स्तरों पे बात चल रही है, लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं, इसका परीक्षण किया जा रहा है, और अगर इसको कानूनी जामा पहनाया जाता है संसद के स्तर पे, तो जिस दिन ये नियम लागू हो जाएगा उस दिन से हम सभी लोग इसका पालन करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी, और आपने एक जागरूक नागरिक होने का परिचय दिया है। इस तरह के चिंतन से ज़रूर अच्छी बातें निकल करके आती हैं, और लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि इस पूरी प्रक्रिया में हर नागरिक, हर इंसान जो वोट देने का अधिकार रखता है वो इस अधिकार का उपयोग करे, जिससे कि हमारे सामने एक निष्पक्ष चुनाव भी हो और साथ ही साथ एक जिम्मेदार सरकार आपके सामने हो जो हमारे कामकाज को अच्छे से संभाल सके। तो ये इन उद्देश्यों को लेकर के चुनाव आयोग, केवल सर ने तो अभी 1 साल का बोला, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये प्रक्रिया लगातार 5 साल मतलब कंटिन्यू चलती ही रहती है, क्योंकि कई तरह के पूरी चुनाव की जो प्रक्रिया होती है या इसकी जिम्मेदारियां जो होती हैं, ये तो आपकी तो लगातार चलती ही रहती है। मैं तो चुनावी वर्ष की बात कर रहा था। जिस साल चुनाव है जी, वो एक इम्पोर्टेंट लगभग 1 साल पहले से तैयारी शुरू करते हैं। चलिए, एक और श्रोता इस बीच हमारे बीच है। हेलो जी, नमस्कार जी। आपके सर जी। हाँ नमस्कार, अपना नाम बताएं। जी गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से मनोज नामदेव बोला सर जी। जी मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रश्न करें। जी सबसे पहले तो मैं सर जी को दिल से बहुत धन्यवाद दे दूं कि इतनी भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में इतना सा समय निकालकर श्रोताओं के समस्या का समाधान कर रहे हैं सर जी। जी 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 बिल्कुल, इस धन्यवाद आपका। जरूर विस्तार से चर्चा करेंगे अभी आने वाले समय में। अभी आप सवाल पूछें आप। जी सर, मेरा ये सवाल है कि जैसे कोई व्यक्ति को आंखों से अगर ना दिखता हो, महिला हो या पुरुष हो, तो उनका मत उनके परिवार जन कोई कर सकता है क्या? पहला प्रश्न तो मेरा ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर कोई व्यक्ति गांव लेवल में भ्रांति रहती कि हमें मतदान नहीं करने जाना, और अगर उनको समझा कि अगर मतदान करने को तैयार करके उनको ले जाएं, तो क्या ये कोई प्रकार का आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं होगा क्या सर? देखिए, आपके 2 सवाल हैं। जी। पहले सवाल का उत्तर है कि यदि कोई ऐसा मतदाता है जो देख नहीं पाते, नेत्रहीन हैं, जी, या बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, हाथ कांप रहे हैं, चलने में दिक्कत है, और वो बटन दबाने में उंगली काम नहीं, वगैरह वगैरह, जो भी बुजुर्ग लोगों के साथ हो सकता है, तो उसमें ये होता है कि उनके परिवार का कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, वो उनके साथ जहाँ पे वोटिंग कंपार्टमेंट रखा हो, जहाँ मशीन रखी होती है, वहाँ तक जा सकता है और उनकी मदद कर सकता है। इसमें सिर्फ यही होता है कि जो आदमी मदद करता है उससे भी उम्मीद की जाती है कि वो भी मतदान की गोपनीयता बनाए रखेगा। दूसरा इसमें ये होता है कि यदि उसने एक दिन में एक बार ही किसी की मदद कर सकता है। उदाहरण से मैं समझाऊं तो यदि कोई आदमी अपने बुजुर्ग पिताजी के साथ गया और पिताजी को वोट डालने में मदद की अंदर, तो माता जी के साथ नहीं जाएगा, वहाँ कोई दूसरा 18 साल से अधिक का बच्चा परिवार का या पास पड़ोस से चला जाएगा। तो ये तो पहले सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल आपका था कि यदि कोई वोट डालने का निर्णय किसी का नहीं है और आप उसको समझा बुझा करके मतदान केंद्र तक लाने का प्रयास करते हैं, तो आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं होता। अब इसमें देखना पड़ेगा कि आपका जो प्रयास है वो किस प्रकार का। एक हुआ किसी को सिर्फ समझाना कि चलो वोट डालने चलो, और यदि आपके प्रयासों में कोई राजनीतिक संबद्धता हो, जैसे कि या हम वोटर्स को ढो करके ले जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ हो, तो वो आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन यदि आप बिल्कुल सही ढंग से, सही उद्देश्य के साथ अगर आप किसी को समझा रहे हैं
और उसको इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि भाई तुम्हें वोट देना चाहिए, तुम्हारा अधिकार है, तुम क्यों नहीं दे रहे हो, चलो वोट दो, तो इसमें आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपने अच्छा सवाल पूछा, उसके आपके माध्यम से तमाम उन श्रोताओं तक ये बात पहुंची जो इस बातचीत का, इस ज्ञान का लाभ ले सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और श्रोताओं, आपको बता दें एक बार फिर से, सजीव फोन इन कार्यक्रम जारी है, अब से लेकर 12 बजे तक लगातार जारी है। आदरणीय अनुपम राजन जी, जो कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं मध्य प्रदेश के, आपके साथ में मौजूद हैं, इस स्टूडियो में मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो मतदान से जुड़े हुए, चुनाव से जुड़े हुए कोई भी सवाल हो जो आपके मन में हो, वो आप इन नंबर्स के माध्यम से हम तक पहुँचा दें, 2660-902 और या फिर 2660-903, और इसके पहले STD कोड लगाएं 0755। जो कि एक श्रोता लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़ते रहें। इस बीच में सर आचार संहिता की बात आई थी। ये शब्द इस समय में जब चुनाव नज़दीक आता है तो हमारे बीच में सुनने में आता है, कई लोगों को इसको लेकर के बहुत सारे प्रश्न मन में आ सकते हैं। तो एक विस्तार थोड़ा सा बताएं, आचार संहिता क्या होती है और ये इसके बीच में कौन कौन सी बातें शामिल? देखिए, आचार संहिता एक तरह से सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा मिल बैठ करके बनाया गया एक कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों की सहमति है कि चुनाव के दौरान, प्रचार प्रसार के दौरान ये किया जाएगा, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। और उसी के आधार पे भारत निर्वाचन आयोग ने एक आचार संहिता तैयार की है, जिसका पालन राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। और अपेक्षा करते हैं कि सभी कैंडिडेट्स जो चुनाव लड़ रहे हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो उन्हीं के द्वारा तैयार किया गया एक तरह का आचार संहिता, उसका पालन करें। तो इसका हम लोग प्रयास करते हैं पालन कराने का, और जहाँ भी इसके उल्लंघन की शिकायत आती है उसकी जांच की जाती है और जो भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई है वो की जाती है। जी, तो इसका पालन सभी को करना होता है, और खासतौर से राजनीतिक दलों को विशेष तौर पे, और बाकी लोगों को? इसका पालन कैंडिडेट्स करते हैं, राजनीतिक दल करते हैं, और ये अधिकारी कर्मचारियों पर भी लागू होती है। उनसे भी एक निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है कि वो एक निष्पक्ष वातावरण में काम करेंगे और फ्री, फेयर और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराएंगे। जी। तो ये आचार संहिता का जो विस्तार से सर ने बताया है, इसमें यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप हमारे नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं सर से और विस्तार से बातचीत कर सकते हैं। मत प्रभावित करने की बात भी आती है, तो ये भी आचार संहिता में शामिल होता है। तो इसके लिए यदि इस तरह की कोई गतिविधि होती है तो क्या क्या प्रावधान होते हैं, खासतौर से आम जन के लिए? उनको क्या मतलब जैसे आचार संहिता लागू होती है चुनाव की घोषणा के साथ ही, तो हम जानते हैं कि धन बल और बाहुबल, कई बार इनका उपयोग होता है मतदाताओं को डराने धमकाने में या मतदाताओं को अनैतिक तरीके से प्रभावित करने में। तो चेकिंग्स की कार्रवाइयाँ बढ़ जाती हैं, गाड़ियों की चेकिंग होती है, नाकों पे पुलिस होती है, और काफ़ी इसमें जब्ती वगैरह की कार्रवाई भी होती है। कुछ कभी अनअकाउंटेड नगद राशि प्राप्त होती है, कई बार मदिरा प्राप्त होती है, जिसको हम बोलचाल की भाषा में दारू कहते हैं या लिकर कहते हैं, वो प्राप्त होता है। कई बार हमें गोल्ड और सिल्वर्स प्राप्त होते हैं जिनका हिसाब किताब नहीं होता। तो इस तरह की चीज़ें भी बरामद होती हैं। कुछ ऐसे आइटम्स भी होते हैं जैसे हज़ारों की संख्या में साड़ियाँ हों, कंबल हों, घड़ी हो, जो शायद जिसके माध्यम से मतदाता को प्रभावित किया जा सकता हो। तो इसको भी पकड़ने के लिए जो जितनी एजेंसीज़ हैं, पुलिस है, एक्साइज है, इनकम टैक्स है, सभी लोग मिलजुल करके काम करते हैं, और काफ़ी मात्रा में ये बरामद की मध्य प्रदेश में भी अभी हुई है। जी। तो इसमें आम जन जो जिनको ये दी जाती, क्या उनके भी खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है यदि वो इस तरह की चीज़ों में लिप्त होते हैं? देखा जाए तो मतलब दोनों चीज़ें, रिश्वत देना और लेना दोनों अपराध होता है जी। तो मेरा अनुरोध ये भी होगा कि कोई भी आदमी इस तरह के प्रलोभन से बचे, बहकावे से बचे, चूँकि तमाम प्रकार के साधनों से, संसाधनों से इन पे नज़र रखी जा रही है, तो मतदाता को भी इनसे बचना चाहिए, और जो लोग ये कर रहे हैं उन पे तो सख्त कार्रवाई होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक टेलीफोन है हमारे बीच में किसी श्रोता का। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं आप? सबसे पहले सर जी, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ जी कि हमारे आदरणीय मुख्य चुनाव आयुक्त मध्य प्रदेश अनुपम जी से बात कर रहा हूँ। जी, हमारे बीच हैं। आप बताएं जी, अपना नाम बताएंगे? जी, मैं श्रोता होने के नाते इनका स्वागत करता हूँ। मैं आपका सर जी एक मतदाता बोल रहा हूँ। मेरा नाम है कमलेश कहार जी। कहाँ से बोले कमलेश जी आप? जी, मेरा गोटेगांव परिक्षेत्र विधानसभा क्षेत्र है 118। ओके, प्रश्न करें आप। बूथ क्रमांक सर जी 80 है। जी, अब सवाल करें। प्रश्न सर जी ये है कि मतदाता परिचय जो आप पर्चियां जो दी जा रही हैं सर जी,
कि उन पर्चियों को ही लेकर जा सकते हैं कि हमारा मतदाता जो वोटर आईडी उसे लेकर भी जाना पड़ेगा? देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मैंने काफ़ी अच्छा प्रश्न किया है आपने। यदि आपने कोई नहीं करता तो मैं इसके बारे में आपको बताता अंत में, लेकिन आपने अच्छा किया बीच में पूछा है। बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, मतदाता पर्ची बांटने का काम अभी चल रहा है। कुछ मतदाताओं तक हम पर्चियां उनको मिल गई हैं, कुछ लोगों को मिल जाएंगी अगले 1-2 दिनों में। बीच में दिवाली त्यौहार भी है। सवाल यह है कि मतदाता पर्ची सिर्फ आपको ये बताता है, उस पर आपका फ़ोटो नहीं होता। मतदाता पर्ची से सिर्फ ये पता चलता है कि आपका बूथ नंबर कौन सा है, मतदाता सूची में आपका क्रमांक कौन सा है। वो पर्ची लेकर के जब आप जाते हैं अंदर, तो जो पीठासीन अधिकारी होता है उसको आपका नाम ढूंढने में सहूलियत होती है। जैसे आप अंदर गए और उस पर्ची पे आपकी सरल क्रमांक 295 लिखा है, तो पीठासीन अधिकारी अपनी मतदाता सूची पलटता है, 295 पे चेक करता है, आपका नाम दिखता है, वो टिक करता है, आपको आगे बढ़ा देता है। यदि मेरे पास वो पर्ची नहीं होती है और मैं सिर्फ अपना नाम बताता हूँ, तो उसको सूची में नाम ढूंढना पड़ता है, जिसमें काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन मतदाता पर्ची, सिर्फ मतदाता पर्ची के आधार पे आप वोट नहीं दे सकते। चूँकि उस पर फ़ोटो नहीं होता, तो मतदाता पर्ची के साथ साथ जो हम लोगों ने पहले बात की कि 13 प्रकार के जो दस्तावेज हैं, उसमें से कोई भी एक, अगर वोटर आईडी है तो अच्छी बात है, वो नहीं है तो कोई बात नहीं, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वो भी लेके आप जा सकते हैं और उसके आधार पर वोट दे सकते हैं। सर जी, एक बात रख दूं आखिरी में जी। हम मतदाता निभाएंगे अपना दस्तूर, 17 नवंबर को वोट देने जाएंगे जरूर। नहीं, बहुत अच्छी बात। मैं एक बात और आपको मतदाता पर्ची से संबंधित ही बता दूं। कई बार ये भी भ्रम हो जाता है गांव में, और आप चूँकि इतने जागरूक मतदाता हैं और आपके कारण इतने सारे लोग जो सुन रहे हैं, ये बात स्पष्ट, रोकना चाहेंगे जी। मैंने तो मतदाता परिचय जो बूथ है क्रमांक, उसकी फोटो सही भी मैंने डाली है अपनी उस पर कि जहाँ पे आके वोट डालें लोग जी। जो रहती है अपनी आईडी मोबाइल की, उस पर डाली सर जी। मैंने अपना परिचय पत्र भी डाला लोगों को जागरूक करने के लिए। मैं सर जी वोट के रोज ही कुछ ना कुछ लिखता रहता हूं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप जैसे जागरूक लोगों की बहुत आवश्यकता है। आप ये सुन लीजिए मेरी बात। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कई बार लोगों को ये भ्रम भी हो जाता है कि हमको अगर वोटर स्लिप नहीं मिली, मतदाता पर्ची नहीं मिली, तो मैं वोट नहीं डाल पाऊँगा। ये भी गलत है। अगर आपको किसी को मतदाता पर्ची किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाई है, तो भी उसका कतई मतलब नहीं है कि आप वोट नहीं डाल पाएंगे। आप मतदान केंद्र पे जाइए, आपके बाहर में BLO एक बूथ लगा के बैठा होता है। आपको पर्ची नहीं मिले, आप BLO को बताइए। पर्ची का मतलब सिर्फ आपका सरल क्रमांक है, आपका सीरियल नंबर क्या है। BLO आपका सीरियल नंबर, BLO आपको एक छोटी सी पर्ची दे देगा, वो लेकर के आप अंदर जा सकते हैं। तो अगर मतदाता पर्ची नहीं मिली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वोट नहीं दे सकते। आपका नाम मतदाता सूची में है, आप वोट दे सकते हैं। तो आपके पास मतदाता पर्ची नहीं है तो भी आप वोट दे सकते हैं। आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो भी दूसरे कार्ड की मदद से आप वोट दे सकते हैं। तो चूंकि आप इतने जागरूक हैं, इसका भी प्रचार प्रसार करिए, लोगों को बताइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी। आपके माध्यम से ये बहुत अच्छी बात तमाम श्रोताओं तक पहुंची है और जागरूकता, आपने बहुत अच्छा परिचय दिया है। स्वयं आप जागरूक हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं मतदान करने के लिए, बहुत अच्छी बात है। और सभी लोगों को इस तरह से कदम उठाना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत मतदान का हो पाए। एक और श्रोता इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, आइए हम पूछते हैं उनसे उनका प्रश्न। हेलो सर, नमस्ते जी। नमस्ते जी। मैं धर्मेंद्र लोधी बात कर रहा हूँ, ग्राम शेखपुर, जिला सागर से। जी धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी सर। जी, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? सर, मैं आदरणीय राजन जी से पूछ रहा हूँ कि सर, अपने मध्य प्रदेश में जितने भी मतदान केंद्र हैं, क्या इनकी जानकारी पोर्टल पे उपलब्ध है सर? और एक सवाल और सर कि जब पिछली बार आप प्रोग्राम में आए थे तो मैंने आपसे पूछा था कि सर जो नए मतदान केंद्र, जैसा कि आपने कहा था कि हम लोग बना रहे हैं और जो नए मतदान केंद्रों को हमने चिन्हित किया है, तो क्या उन नए केंद्रों की जानकारी हमें मिल सकती है ताकि हम देख सकें कि क्या हमारे यहाँ भी जो कि मतदान केंद्र खुलना था खुला है या नहीं? जी सर, बता रहे हैं आप। जितने मतदान केंद्र हैं आज की तारीख में मध्य प्रदेश में 64,523 मतदान केंद्र हैं। जी सर। इन सभी की सूची पोर्टल पे उपलब्ध है और जो भी नए मतदान केंद्र बने हैं उनकी जानकारी भी उपलब्ध है, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा 103 सहायक मतदान केंद्र भी हम लोग बना रहे हैं 64,523 के अतिरिक्त। ऐसे मतदान केंद्र जहां पे मतदाताओं की संख्या 1550 से ज़्यादा है, वहां पे एक और उसी बिल्डिंग में या उसी जगह पे एक और सहायक मतदान केंद्र बना रहे हैं
ताकि एक ही जगह पे ज़्यादा वोटर की लंबी लाइन न लगे। तो समझ लीजिए कहीं मान लीजिए 1600 मतदाता हैं, तो पहले वहाँ एक बूथ होता था, अब 2 बूथ हो जाएगा। स्कूल के पहले एक कमरे का उपयोग करते थे, अब 2 कमरों में करेंगे और बूथ को 800 में बांट देंगे। तो 800 मतदाता एक मतदान केंद्र में हो जाएंगे, 800 सहायक में हो जाएंगे, तो आसानी से वोटिंग हो जाएगी और ज़्यादा लंबी लाइन नहीं लगेगी, लोगों को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है सर। ये मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पे मिल जाएगा सर? बिल्कुल, सारा कुछ मिल जाएगा, आप देख लीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। और आपने भी एक जागरूक नागरिक होने का परिचय दिया है। हमें वास्तव में इस लोकतंत्र के महत्व को समझते हुए इसी तरह से जागरूक होने की आवश्यकता है कि हम तमाम जानकारियां स्वयं रखें और सिर्फ अपने तक न रखें, इन जानकारियों को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन तक अभी नहीं पहुंच पाई। खासतौर से हमारे युवा जो अभी हाल ही में मतदान करने का अधिकार उनको मिला है, उन्हें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती है, उन्हें ज़रूर बताएं और साथ ही साथ उन्हें प्रेरित भी करें कि वो मतदान की इस प्रक्रिया में भाग लें। और साथ ही साथ ऐसे लोग जो कम पढ़े लिखे हैं या ज़्यादा जागरूक नहीं हैं, घरों में हैं, घरेलू महिलाएं हैं, उन तक ये ज़रूर जानकारी पहुंचाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छी सरकार हो, अच्छे जिम्मेदार लोग हों, हमारे चुने हुए लोग हों, हमारी प्रक्रिया के माध्यम से पहुँचे हों। इन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए इस बात की गंभीरता को समझें। और जैसा कि हमने सवाल किया भी था पहले कि कई लोग जो मतदान नहीं करते हैं उनके पास कई बार कोई वाजिब कारण भी नहीं होता है। कई लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं कि ये तो नहीं देने से कोई फ़ायदा नहीं है, या इस तरह का कोई उसको एक छुट्टी के रूप में ले लेते हैं उसको। तो वैसा न लेते, वो उन्हें जिम्मेदारी मतदान करना चाहिए। जी जी। चलिए, एक श्रोता इस बीच में और अपना सवाल लेकर हमारे साथ आए हैं। हेलो सर, नमस्कार। जी नमस्कार जी। मैं ग्राम गौर जामर, जिला सागर, मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ सर। जी विपिन जी, स्वागत है आपका। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? जी सर, सर मेरा एक सवाल था। मेरे दोस्त का अभी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया है अगस्त में ही, जो अभी प्रक्रिया चल रही थी, तो वोटर कार्ड तो नहीं मिला है। तो इस स्थिति में क्या कर सकते हैं? और अभी वो BLO से संपर्क किया था तो वो बोल रहे थे नाम जुड़ गया है, वोटर कार्ड नहीं है, फिर भी वोट दे सकते या नहीं दे सकते, इसके बारे में जानना। जी सर, बता रहे हैं आपको। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस पर बात की और आपको बताया भी कि यदि एक पहला तो यह कि वोटर कार्ड उनका बन रहा होगा, मिल जाएगा। और अगर नहीं भी मिल पाता है तो हमने कहा कि ऐसे किसी व्यक्ति के जिसके पास वोटर कार्ड नहीं है, मतदाता सूची में अगर नाम है, तो वोट दे सकते हैं। वोटर कार्ड के अलावा मान लीजिए उनके पास आधार कार्ड होगा आपके दोस्त के पास, या उनके पास पैन कार्ड होगा, हो सकता है गाड़ी चलाते हो तो ड्राइविंग लाइसेंस हो, बैंक में खाता होगा तो बैंक की पासबुक होगी। तो इस तरह के कई सारे दस्तावेज हैं, 12 प्रकार के दीगर दस्तावेज हैं जिनके आधार में, इनमें से किसी भी एक के आधार पे, अगर आप बैंक की पासबुक भी लेके चले जाते हैं, उस पर आपका फ़ोटो लगा है और मैनेजर के दस्तखत हैं, तो आप उस पर वोट दे सकते हैं। आपके पास आधार कार्ड है, उस पर वोट दे सकते आपने हैं। अभी बताया, वो हमने सुन भी लिया था, लेकिन ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि ये हाल ही की बात है, 1 महीने पहले की, तो इसलिए मैंने सोचा नहीं कोई आपके पास अगर वही मैं बता रहा हूँ, बार बार अपन वही बात कह रहे हैं। और अच्छा सवाल है, आपके माध्यम से हम इस चीज़ दोबारा बता रहे हैं कि यदि वोटर कार्ड हमारे पास बन के नहीं आया है, या मान लो मेरे पास है भी पहले से, टूट फट गया है, कट गया है, गुम हो गया, कई बार घर में चीज़ें नहीं मिलती हैं अचानक उस दिन, लेकिन मेरे को आधार कार्ड मेरे पास है, सामने दिख रहा है, तो मैं आधार कार्ड लेके भी अगर बूथ पे चला जाऊँ तो ऐसा नहीं है कि आप वोट नहीं डाल पाएंगे, आप ज़रूर डाल पाएंगे। जी सर, और 2 लाइनें अगर आप अनुमति दे तो जरूर बोल दो। बस लाइनों के समय आप ध्यान रखिएगा कि वो राजनीतिक दलों से प्रेरित ना हो। इतना तो बिल्कुल अपने आप को अपडेट रखता नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, बताएं। आओ आज कुछ विशेष किया जाए, आओ आज कुछ विशेष किया जाए, मतदान करने का सबको उपदेश दिया जाए, पैसा तोहफा कुछ भी नहीं करेंगे कबूल, जनता द्वारा प्रत्याशी को यह निर्देश दिया जाए। धन्यवाद। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इन्होंने एक कदम आगे बढ़ करके सही बात कही कि सर केवल चुनाव आयोग ही नहीं बल्कि जनता ये संदेश पहुंचाए कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, इस तरह की किसी भी प्रलोभन को, और हम अपने ही बुद्धि से और हमारे अपनी प्रेरणा से और विवेक के साथ हम निर्णय लेंगे। लोकतंत्र का उद्देश्य भी यही है कि जनता खुद समझदार हो और अपना सही गलत का निर्णय खुद चुने। किसी प्रकार के प्रलोभन, किसी प्रकार का बहकावा, ये सब जनता को स्वीकार नहीं है। संदेश आपने दिया, बहुत अच्छा।
तो बहुत बहुत धन्यवाद विपिन कटारे जी। इसी तरह से आप जुड़ते रहें। हमारे तमाम बाकी श्रोताओं को भी हम प्रेरित करेंगे कि वो ज़रूर अपना प्रश्न हम तक पहुंचाएं। आपके प्रश्नों के माध्यम से सिर्फ आप ही के बातों का समाधान नहीं होता है, आप ही का समाधान नहीं, तो बल्कि जो तमाम श्रोता सुन रहे हैं उन तक वो सारी बात खुलासे के रूप में पहुंच जाती है, तो उनके भी प्रश्नों का समाधान हो जाता है। इसलिए आप अवश्य सवाल करें, हमारे साथ जुड़ें। ये भी एक जागरूकता का परिचय ही होगा, क्योंकि आपके माध्यम से दूसरे लोगों के प्रश्नों का भी यहाँ पर समाधान होता है। आपको बता दें, अब से लेकर के लगभग 20 मिनट का समय और बचा है। 12 बजे तक का हमारा समय है सजीव फोन कार्यक्रम के लिए, और इसमें हमारे बीच उपस्थित हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन जी, जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। नंबर्स आपको दोबारा से दोहरा देते हैं, 2660-902 या 2660-903। भोपाल के बाहर का एसटीडी कोड होता है 0755। मोबाइल से भी लगाना हो तो आप पहले एसटीडी कोड लगाएं, उसके बाद नंबर्स लगाएं, हमसे बातचीत करें और इन 20 मिनट में सर की उपस्थिति का भरपूर लाभ लें, उनके ज्ञान का लाभ लें, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें। एक सवाल जुड़ चुका है, हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके अपने सवाल लेकर के। हेलो, नमस्कार जी। हेलो, नमस्कार जी। जी साहब जी, कौन बोल रहे हैं आप? सर कैलाश चंद मामनिया बोल रहा हूँ, सीहोर जिले से। जी जी, कैलाश जी बोलें। सर मेरा सवाल ये है सर कि लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारी ताकत क्या है, वोट की शक्ति से हमें कैसे मतलब जी जी तो मतलब हम बदलाव ला सकते हैं। हाँ हाँ जी जी, तो बिल्कुल अच्छी बात आपने बोली है। कोई प्रश्न है आपका? हाँ सर, सवाल यही है कि लोगों को ये पता चलना चाहिए कि वोट की ताकत कैसे मिली लोगों अच्छा, को। ये आप ही जानना आप जानना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। ये जानना चाहते हैं कि एक वोट की क्या शक्ति हो सकती है। हम सब जानते हैं कि प्रजातंत्र में वोटों के माध्यम से सरकार चुनी जाती है। आपने पहले भी वोट दिया होगा, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, सरकार का चयन जनता करती है वोट के माध्यम से। तो वोट की ताकत तो हम सब जानते हैं कि सरकारें बनती हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, जो कहा भी जाता है। तो प्रजातंत्र में मतदाता का एक एक वोट बहुत कीमती है, बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी ताकतवर है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हर वोट महत्वपूर्ण है और हम चाहते हैं कि 100% मतदान हो, ताकि एक एक वोट जो मतदाता का है वो उसकी जो ताकत है, उसका लोकतंत्र में एक तरह से उसका कंट्रीब्यूशन, उसका योगदान हो सके। जी, जैसे सर मैं तो ये मानता हूँ कि वोट हमारे लिए वो संचित शक्ति है जो 5 सालों में हम अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं और आने वाले दिनों को सुखों में बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और ये भावना ही है, इस लोकतंत्र की आत्मा है ये। हम यदि अपने वोट की शक्ति को समझेंगे तो ही हम अपने एक बहुत अच्छा हम लोग काम कर सकेंगे और इस लोकतंत्र को हम सफल कर सकेंगे। और बहुत जी, जैसा कि सर पहले लोकतंत्र नहीं था, जब राजतंत्र होता था वो तलवार के दम पे होता था। जी तो जी, आज वोट की शक्ति है, लोगों को बिल्कुल बिल्कुल के लिए सहमत होना चाहिए कि वोट हमें देना जरूरी है। बिल्कुल वही हथियार हमारे पास है, वो है हमारा अपना वोट, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है जी। लोगों में अपने वोट की शक्ति का पता होना चाहिए कि हम वोट के द्वारा क्या क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस बातचीत, आपकी भावनाएं हम तक पहुंचाने में और के लिए। और साथ ही साथ ये लोग ये समझेंगे कि एक मतदाता की ये आवाज़ है तो इसका असर बहुत ज़्यादा होगा, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हम चलते हैं अपने अगले श्रोता की ओर। हेलो जी, मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? मेरा सवाल ये है हाँ कि जो देखा गया है हाँ? कि जो संवेदनशील मतदान केंद्र होते हैं, हाँ, वहाँ पर सुरक्षा के लिए जो कर्मी तैनात होते हैं, तो यदि कोई इस प्रकार की कोई घटना होती है तो वहाँ पर जो उपलब्ध मतदाता हैं जी, उनकी सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध होते हैं? जी सर बता रहे हैं आपको इसके बारे में। देखिए, जो संवेदनशील मतदान केंद्र होते हैं वहाँ पे सामान्यतया हम लोग जो सेंट्रल फोर्स होती हैं, जो केंद्रीय पुलिस होता है, जैसे बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, इस तरह का केंद्रीय पुलिस बल होता है जो आप जानते हैं बाहर की फोर्स होती है। इसके अलावा वहाँ पे हम लोग और चाक चौबंद व्यवस्थाएं रखते हैं। कैमरे की व्यवस्था होती है, माइक्रो ऑब्जर्वर की व्यवस्था होती है, मोबाइल टीमें काफ़ी फ्रिक्वेंटली, काफ़ी कम समय में वहाँ पहुँच जाती हैं और बार बार देखती रहती हैं। यदि कहीं कोई झड़प वगैरह होती है, जैसा आपकी चिंता है कि यदि कुछ ऐसा होता है तो वहाँ पे जो लोग लाइन में खड़े हैं या जो लोग वोट डालने आए हैं उनके सुरक्षा की क्या व्यवस्था होगी।
तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण हमारा मतदान दल होता है, उससे कोई कम महत्वपूर्ण हमारे लिए जो मतदाता वहाँ उस परिसर में वो नहीं होते। तो जो झड़प होती है या कोई अगर इस तरह की घटना होती है मान लीजिए, तो पूरा प्रयास होता है और हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि जो लोग उसमें शामिल नहीं हैं, जिनका उस घटना से कोई वास्ता नहीं है, जो चुपचाप अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं लाइन में खड़े होके, उनके साथ किसी प्रकार का गलत कुछ भी ना हो। और हमारा पूरा ध्यान जो वहाँ पुलिस फोर्स है, उनको ट्रेनिंग भी इसी तरह की है कि जो लोग गंदगी फैला रहे हैं, मतलब उपद्रव कर रहे हैं और इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ सख्ती से निपटा जाए। आम जनता को कोई दिक्कत या कोई तकलीफ़ ना हो, ये हम लोग सुनिश्चित करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपको इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना सवाल हम तक पहुंचाने के लिए, और इसके माध्यम से, आपके सवाल के माध्यम से एक बहुत अच्छी बातचीत तमाम श्रोताओं तक पहुंची है। हम चलते हैं अपने अगले श्रोता की ओर। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, कौन सा बोल रहे हैं आप? मैं दिनेश साहनी बोल रहा हूँ, बालाघाट मध्य प्रदेश। जी दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब हम मतदाता वोट देने जाए जी बूथ में, तो उस पर मोबाइल प्रतिबंध रहना चाहिए, क्योंकि वो मोबाइल से फोटो खींच लेता है कि मैंने इसको वोट दिया, और वो पैसे देके जाता है, यानी कोई, और वहाँ पे बताता है कि देख मैंने आप ही को वोट दिया हूँ। सर, इस तरह की कोई संभावना होती है या? नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। अब आप कह रहे हैं तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोबाइल लेकर के मतदान केंद्र के अंदर जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। अगर बालाघाट से, चूँकि ये कह रहे हैं और ये अनुभव के आधार पे कह रहे होंगे, तो हम लोग बालाघाट में और ध्यान रखेंगे इस बात का। लेकिन मैं आपको जनरल बता दूं कि मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल लेकर के कोई नहीं जाता, ये प्रतिबंधित है। मोबाइल बाहर जमा कराया जाता है। कई घटना अगर हुई होगी तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम लोग पूरा इसको इंश्योर करेंगे कि प्रदेश के किसी भी मतदान केंद्र में कोई भी व्यक्ति मोबाइल लेकर के अंदर नहीं जाएगा, ताकि वो इस प्रकार की जो घटना आप बता रहे हैं कि हमने किसको वोट दिया उसकी फ़ोटो खींच ले और फिर उसको दिखाए, ये बिल्कुल गलत है। और एक और बात कहता हूँ इसी में, आपके प्रश्न के उत्तर में ही, कि यदि कोई मतदाता हमारे तमाम कोशिशों के बावजूद छुपा करके किसी तरह से मोबाइल लेके जाता है और वो फ़ोटो खींच के दिखाता है, और ये बात अगर ध्यान में आती है, तो एक तरह से वो मतदान की गोपनीयता भंग कर रहा है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की जा सकती है। हम लोग करते भी हैं। मतदान को गोपनीय बनाए रखना एक कानूनी बाध्यता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर अपना फ़ोटो खींचता है मतदान करते समय और बताता है कि मैंने फलां चुनाव चिन्ह पे मतदान किया है, कई बार देखते हैं हमारे युवा साथी, उनको सलाह भी दे रहा हूँ कि कई बार लोग उसको अपने फेसबुक अकाउंट पे या ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे डालते हैं। ये गलत है। मतदान की गोपनीयता बनाए रखनी है। आपने किसको मतदान किया है ये आप तक होना चाहिए, लोगों तक नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसा पाया जाता है कि आपने ऐसा किया, आपने उसके फ़ोटो शेयर, एक तो फ़ोटो लेना ही गलत है और उसको शेयर किया आपने पब्लिक डोमेन में दुनिया के सामने, तो वो कानूनन अपराध है और आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, अपने सवाल के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी आम श्रोताओं तक पहुंचाई। एक और श्रोता इस बीच अपना कुछ प्रश्न लेकर। हेलो। हेलो जी नमस्कार। सर जी नमस्कार जी। ग्राम पोखरनी, जिला हरदा, मध्य प्रदेश में रामनारायण मालवीय बोल रहा था। जी रामनारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है, प्रश्न करें। जी सर, मैं दृष्टिबाधित हूँ। सर से जानना चाहता था कि मैं दृष्टिबाधित लोगों के लिए क्या सुविधाएं हैं मतदान करने की? जी देखिए, जैसा हम लोगों ने पहले बात की, यदि आप प्रारंभ से सुन रहे हैं, तो एक तो यह है कि यदि आप दृष्टिबाधित हैं और आपकी जो दिव्यांगता है वो 40% से ज़्यादा है, अगर आपके पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट है, तो आप घर से वोट डालने की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। यदि किन्हीं, ठीक है, तो किन्हीं कारणों से मान लीजिए कि 17 तारीख के चुनाव के लिए आप नहीं ले पाए हैं, लेकिन हो सकता आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव होंगे, तो ये नियम तो वही रहेंगे, तो उस समय आप उसका लाभ घर से ले सकते हैं। दूसरा, यदि आप ये निर्णय करते हैं कि नहीं चले हम मतदान केंद्र पे ही जाते हैं, चूँकि लोगों से मिलना जुलना भी होता है, कई बार एक माहौल भी होता है, तो ये देखा गया है कि गांव में लोगों का रुझान मतदान केंद्र तक जाने का ज़्यादा होता है और स्वाभाविक भी है। तो मतदान केंद्र पे भी यदि आप 100% दृष्टिबाधित हैं, तो वहाँ जो BLO है वो आपकी मदद करेगा। यदि आपके परिवार के लोग लेकर के आपको जाते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। आपके परिवार के कोई 18 साल से ज़्यादा का व्यक्ति आपकी मदद के लिए जा सकता है। यदि कोई नहीं है, तो वहाँ पे हमारे पास वॉलंटियर्स होते हैं, NCC के बच्चे होते हैं, NSS के बच्चे होते हैं, स्काउट गाइड के बच्चे होते हैं।
वो आपकी मदद करते हैं, आपको अंदर लेकर के जाते हैं और आप आसानी से अपना वोट डाल सकें, ये वो काम कराते हैं। तो आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है, आप मतदान केंद्र पे जाइए, आपको हर तरह की सुविधा मिलेगी। जी सर जी, एक छोटा सा मुझे डाउट है। मैं जानना चाह रहा था कि जैसे किसी अदर व्यक्ति के साथ अगर मैं जा रहा हूँ या मतलब कोई अपरिचित व्यक्ति के साथ मतदान कर रहा हूँ, तो उसकी गारंटी क्या है कि मैं सही मतदान कर रहा हूँ? नहीं, जो आप किसके साथ जा रहे हैं उसका चयन भी आप करते हैं। कई बार जैसे मान लीजिए आप 100% दृष्टिबाधित हैं और आप घर से अगर मतदान केंद्र तक जाएंगे तो कोई ना कोई तो आपके साथ जाएगा जो आपको ले करके जाएगा। तो जो आपको लेकर के जा रहा है वो आपका साथी बन सकता है, या जिस पे आपका भरोसा है, जिस पे आपका ट्रस्ट है, वो आपको लेकर के चला जाएगा और वो आपकी मदद कर देगा मतदान केंद्र के अंदर मतदान करने में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रामनारायण जी, आपने सवाल किया। और अब एक और सवाल लेकर हमारे बीच हैं एक और श्रोता। हेलो। नमस्ते सर। जी नमस्ते जी। साहब से बात हो रही सर? हाँ जी, हमारे साथ अनुपम राजन साहब हैं, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। तो आप यदि कोई प्रश्न करना चाहते हैं उनसे कर सकते हैं। पहले आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम प्रशांत चौरसिया है, मैं दमोह जिले से हूँ। दमोह से आप बोल रहे हैं, चलिए सवाल करें आप। सवाल ये है सर, जैसे मेरी बहन है, हाँ, उसका नाम पहले यहाँ जुड़ा था, उसकी शादी को 2 साल हो गए, अब वो वह अपनी ससुराल में रहती है। वो यहाँ नाम अपना जुड़ा रखने के लिए पात्र है कि उसको अपनी ससुराल में नाम जुड़वाना चाहिए? देखिए नियमानुसार जो जहाँ रहता है उसको वहीं नाम जुड़वाना चाहिए। जैसा आपने कहा कि आपकी बहन की शादी 2 साल पहले हो गई, ससुराल में है, तो उनके लिए भी यहाँ आना हर बार चुनाव के समय शायद संभव ना हो। कई बार पारिवारिक कारणों से आदमी नहीं आ पाता, वो आए अच्छी बात है, लेकिन कई बार आप नहीं आ पाते। तो अगर वहीं पे जहाँ आपका सामान्य निवास है वहाँ पे नाम रहेगा तो वोट डालने में आसानी होगी। तो उनको वहीं पे जी बोलिए। लीगलिटी क्या है सर कि मतलब यहाँ लीगलिटी वही बता रहा हूँ आपको। कानूनन यही है कि आप जहाँ पे सामान्यतया निवास करते हैं वहाँ पे आपका नाम होना चाहिए। मतलब ये नाम परिवर्तन इन्हें कराना होगा। नाम इनको यहाँ से कटाना चाहिए और जहाँ शादी हुई है ससुराल में जहाँ पे रहते हैं वहाँ नाम जुड़वाना चाहिए। जी प्रशांत जी, आपकी बात का समाधान हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता अपना सवाल लेकर। हेलो जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। मेरी राष्ट्रीय कॉलेज जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। इंद्रभान जी, बहुत स्वागत आपका। प्रश्न करें सर। ये जैसे बहुत से लोग क्या होता है कि जैसे कि इलाज के लिए काफी दूर दराज जाते हैं तो उनका इलाज चलते रहता है, काफी लंबा समय लग जाता है, तो वो लोग मतदान नहीं कर पाते हैं जी। कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए सर कि वो लोग भी मतदान करें, जैसे जो मतदान अधिकारी जो है या उनसे जो इलाज करने जाते हैं तो हर जगह का जैसे हॉस्पिटल का जो भी है उनका ब्यौरा लेके सर उनका भी उस जगह पर वो लोग जाके मतदान उनका कर सकते हैं सर। देखिए सुझाव अच्छा है, हम लोगों के भी ध्यान में है। जैसा हमने पहले ही कहा चर्चा में, अगर आप पहले से जुड़े हैं तो कि बहुत सारे लोग नौकरी के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं, बहुत लोग सीजनल माइग्रेशन होता है, कमाने खाने के लिए जाते हैं, बहुत बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। उसी में एक श्रेणी आपने अस्पताल के इलाज वाली कही, लेकिन वर्तमान में अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि रिमोट वोटिंग अलाउड हो, उसकी व्यवस्था भी नहीं है। आने वाले दिनों में इस पर विचार चल रहा है। यदि इस तरह के नियम निर्देश बनते हैं तो इसका फ़ायदा डेफिनेटली उन लोगों को होगा जो लोग किन्हीं कारणों से मतदान दिनांक को वहाँ पे नहीं है जहाँ उनका वोट है। जो सर मतदान उस समय में नहीं है, मान लीजिए वहाँ से आ जाते हैं तो जैसे कि कुछ डेट और मतलब कि डेट और दिया जाए, उनको चांसेस दिया जाए। ऐसा कोई नियम नहीं है। देखिए मतदान का एक दिन तय हो गया, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश में 17 नवंबर है, तो 17 नवंबर के दिन यदि आपको वोट देना है तो आपको अपने मतदान केंद्र पे आकर के ही आप वोट दे पाएंगे। कुछ लोगों को, जैसे जो सेना में जो लोग होते हैं जो दूर दराज के जगह पे पोस्टेड होते हैं, कोई कश्मीर में है, कोई मणिपुर में है, कोई नागालैंड में है, जिनको हम सर्विस वोटर्स बोलते हैं, तो इन लोगों को पोस्टल बैलेट की सुविधा होती है और ये पोस्टल बैलेट से मतदान करते हैं जी। तो ये प्रक्रिया भी लगातार मतलब उनको जानकारी भी दी जाती है। हाँ जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रप्रांत जी। और अगले श्रोता से करेंगे हम बातचीत अपनी। हेलो जी सर जी, राम राम। मैं पंडित राम जी गर्ग खैर मझियार जिला रीवा मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। जी बहुत बहुत स्वागत है राम जी आपका। जी अनुपम राजन जी को इतना अनमोल समय देने के लिए मैं उनका आभारी रहूंगा सर। धन्यवाद आपका जी।
जी 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 सर जी, ये है हमारे पिताजी श्री मोतीलाल गर्ग जी 83 वर्ष के हैं। हाँ, अब उनका फार्म तो सर लोग भरवा गए हैं मतदान देने के लिए। अच्छा, पर अभी तक आए नहीं है। वो कब आएंगे, कितने दिन बाद आएंगे? 17 तारीख के आगे पीछे? नहीं 17 तारीख के बाद तो नहीं आएंगे, पहले ही आएंगे, उसके आगे ही तो आएंगे। आगे ना आएंगे तो कब आएंगे सर जी? नहीं तो आप अपने बीएलओ से पूछ लीजिए, हो सकता है आजकल में आए, अगर उन्हें फॉर्म भर के दिया हुआ है, क्योंकि एक दिन में सभी का मतदान करना संभव नहीं होता, अलग अलग गांव हैं, अलग अलग रूट पे हैं, तो 4-5 दिन लगता है। ये पूरे प्रदेश में ये काम चल रहा है बुजुर्गों से उनके घर पे वोटिंग कराने का। आप अपने बीएलओ से चेक कर लीजिए, वो आपको बता देंगे कब आएंगे कब नहीं। हाँ जी जी, नहीं आएंगे जरूर, कब आएंगे कब नहीं आएंगे ही, लेकिन आप बीएलओ से टाइम चेक कर लीजिए। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद राम जी गर्ग साहब आपको टेलीफोन करने के लिए। आपके टेलीफोन के माध्यम से बहुत सारे लोगों की शंकाओं का समाधान होता है। और अब ये अंतिम 5 मिनट का समय है, जिनको भी अपने सवाल करना है जल्दी जल्दी फ़ोन लगाएं और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। एक बात बीच में आई थी कि आप ही के बारे में कर रहे थे सर कि कितने आपने समय दिया, तो एक बात हम यहाँ पे जोड़ना चाहेंगे कि घर में छोटा सा फंक्शन भी होता है तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और बड़े जिसको बोलते हैं कि हम कूल नहीं रह पाते, लेकिन इतना बड़ा महायज्ञ आप करा रहे हैं और जिस तरह से कूल आप हैं, जिस तरह से आपका, तो इसके पीछे कह रहे हैं सर, थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल है। नहीं कोई रहस्य नहीं है। देखिए काम बड़ा है, इसमें कोई इसको मैं डिनाई नहीं करता हूँ जी, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन कोई एक व्यक्ति नहीं करता इस काम को। मेन जो एक्शंस हैं, जो गतिविधियाँ होती हैं, वो जिला स्तर पे, मतदान केंद्र के स्तर पे होती हैं, और ख़ास करके जो हमारे कलेक्टर्स और जिला निर्वाचन अधिकारी हैं और जो पूरी टीम है, मतलब इसमें मैं जो हमारी सबसे नीचे की कड़ी हमारे जो बीएलओ साथी हैं, बीएलओ है, बीएलओ के बाद हमारे राजस्व का पूरा अमला है, कलेक्टर्स हैं, तो ये काफ़ी जो खास करके जो ज़िले की टीम है जो कलेक्टर के नेतृत्व में काम करती है, इसका मैं श्रेय, यदि अगर आज मैं आपको कूद दिखाई दे रहा हूँ ऐसा कुछ है, तो ये इसका पूरा श्रेय हमारे जो जिला स्तर पे जो लोग काम करते हैं उनको जाता है। सभी लोग अपना काम बीएलओ से लेकर के और ऊपर तक सभी अपना काम बेहतर ढंग से कर रहे हैं, और हम लोग पूरी तरह से कमिटेड हैं कि हम एक निष्पक्ष चुनाव और एक निर्भीक माहौल में, बिल्कुल फियरलेस माहौल में हम लोग इस चुनाव को संपन्न कराएंगे। क्या बात है। तो ये एक अच्छे नेतृत्व की बात है कि आपने अपना श्रेय सभी उन लोगों को दिया। इसमें वास्तविकता भी है, लेकिन इसमें नेतृत्व का भी एक बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि किस तरह से आप उनको दिशा दे रहे हैं जिससे वो सब अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। एक और श्रोता इस बीच हमारे साथ हैं। हेलो, नमस्कार। जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं आप? मोहम्मद यूसुफ खान बोल रहा हूँ सर, यूनिवर्सल इंदौर से। जी जी, खान साहब बोले। सर जैसे पहले बैलेट पेपर से चुनाव होते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो सर उस तरीके से क्यों नहीं होते? जैसे उस टाइम बहुत बड़ा पेपर होता है, लेकिन ये होना चाहिए कि कंप्यूटर पर चुनाव चिन्ह अपन लगा, उसकी पर्ची और अपने हाथ से वोटिंग करें सील लगा के सर। जी जी, इसमें पता ही नहीं चलता हमारा वोट ये कहना चाह रहे पहले जो बैलेट नहीं, देखिए आपका वोट कहाँ गया ये तो कहना गलत है कि आपको पता नहीं चलता। आज की स्थिति में जिसको भी आप वोट डालते हैं, वीवीपैट मशीन पे स्क्रीन पे दिखता है कि आपने किसको वोट डाला, पर्ची दिखती है, 7 सेकंड तक वो पर्ची होती है। बड़े आराम से देख पाते हैं कि जिस चुनाव चिन्ह को आपने वोट किया है वही पर्ची सामने दिखती है और वही पर्ची कट के बक्से में गिरती है। बाद में उसके में सेलेक्टेड मशीनों की उस पर्ची से मिलान करके गणना भी, गिनती भी की जाती है, उसको रीचेक किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं चलता कि आपने किसको वोट दिया है। जी, और ये पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष होती है, किसी तरह का पूर्णतः निष्पक्ष होती है। इतने चेक्स इसमें हैं कि ये कहना कि मशीनों से छेड़छाड़ या हमें पता नहीं चलता, ये सही नहीं है। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब आपको। और चूंकि ये हमारे कार्यक्रम का अंतिम प्रश्न था तो हम सभी लोगों से विदा तो लेंगे, लेकिन सर आपसे 2 मिनट का समय जो बचा है उससे हम ज़रूर जानना चाहेंगे वो संदेश जो आप हमारी तमाम जनता को देना चाहेंगे, युवा, महिला, बुजुर्ग, सभी को एक जो संदेश एक ऐसा है जो उनके दिमाग में रहे और जो इस लोकतंत्र के इस महायज्ञ को सफल बनाए। देखिए, फिर ये मैं वही चीज़ रिपीट करूँगा, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हमारे साथियों ने पूछी थी कि एक पहला कि वोटर आईडी कार्ड की अनिवार्यता नहीं है। ये सभी को बड़ा क्लियर होना चाहिए, सभी मतदाता साथियों को, कि यदि वोटर आईडी कार्ड आपके पास नहीं है तो भी आप वोट दे सकते हैं। कई प्रकार के अन्य कार्ड हैं जिनकी मदद से आप वोट डाल सकते हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, बैंक की पासबुक हो सकती है, और भी कई सारे हैं।
तो एक तो इसको लेकर के निराश होने की या चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो मैं वोट नहीं डाल पाऊँगा। दूसरी जो भ्रांति गांव में खास करके है कि मेरे को वोटर पर्ची नहीं मिली इस बार, फलां को मिल गई मुझे नहीं मिली तो मैं वोट नहीं डाल पाऊँगा, तो ये भी गलत है। वोटर पर्ची आपको मिले न मिले आप वोट डाल सकते हैं। आपका नाम सूची में होना चाहिए, आपका नाम वोटर लिस्ट में है, आप मतदान केंद्र पे जाइए, BLO आपकी मदद करेगा। आप अपना वोटर कार्ड ले जाएं या जैसा हमने बताया आधार पैन कार्ड जो भी है ले जाइए, वो आप वोट डाल सकते हैं। तो वोटर पर्ची का न होना या वोटर आईडी का ना होना कोई कारण नहीं है कि आप वोट नहीं डाल पाएँ, ये हर मतदाता को पता होना चाहिए। और अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि 17 तारीख को चुनाव है, शुक्रवार का दिन है। मैंने बताया कि और जितनी बातें हुई आप सभी से, सब लोग जागरूक हैं, लोगों ने अपनी अपनी 2-2 4-4 पंक्तियाँ सुनाई कि 100% मतदान के लिए का जुनून है आप में, आप उसके लिए तैयार हैं। तो मैं पुनः आपसे यही आग्रह करूँगा कि 17 तारीख को 17 नवंबर को जब हमारे यहाँ चुनाव है, आपके जो निकट का मतदान केंद्र है आप अपने मतदान केंद्र पे जाएं और वोट जरूर डालें, स्वयं वोट करें, पास पड़ोस के लोगों को प्रेरित करें, परिवार के सभी लोगों को बताएं, वोट जरूर करें। 17 तारीख याद रखें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस अपील को निश्चित तौर पे हमारे सभी श्रोता ध्यान देंगे और 17 तारीख को वो मतदान अवश्य करेंगे। तो हम विदा लेना चाहेंगे, आपको धन्यवाद देते हुए सर, आपने इतना कीमती समय हमारे तमाम श्रोताओं को दिया। आपका भी बहुत बहुत आभार, थैंक यू। मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 इस विषय पर आप प्रायोजित सजीव फोन इन कार्यक्रम सुन रहे थे। 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 कार्यक्रम सुन रहे थे।